स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर आज होने जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। तो बता दें कि रायपुर से जगदलपुर के लिए सीएम रवाना हो चुके थे और थोड़ी ही देर के बाद वो जगदलपुर पहुंच भी जाएंगे और सीएम साय के सामने ये जो नक्सली है वो हथियार छोड़ने वाले हैं। तो कमांडर रूपेश समेत 208 नक्सली आज सरेंडर करने वाले हैं और 153 हथियारों के साथ 208 नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। जगदलपुर में जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बस्तर आईजीपी इस दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। सर, ये सहमति किस तरीके से बनी? क्या कोई बात की है? क्या वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि नक्सली ये जो आज आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं, इनके लिए सरकार की तरफ से पुनर्वास का प्रबंध किया जाएगा और मुख्यधारा से इन्हें जोड़ने की कोशिश, माफ कीजिएगा, मुख्यधारा से चूंकि ये जुड़ रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उनका लाभ इन्हें मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच तैयार है। मंच पर जाने के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है और सुरक्षा बलों ने मंच के सामने हथियार लगा दिए हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री जगदलपुर पहुंचेंगे और इसके बाद सरेंडर का कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली जगदलपुर पहुंचे हैं, वहां से उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में माओवाद के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर आज होने जा रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जगदलपुर के हम पुलिस रिजर्व ग्राउंड में हैं और यहाँ तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो भी मुख्यधारा से जुड़ेगा उनका हम रेड कारपेट से वेलकम करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था। तो यहाँ देखें, मंच तैयार कर लिया गया है और मंच में चढ़ने वाली सीढ़ी में रेड कारपेट बिछा दी गई है और इसी रेड कारपेट से चढ़कर तमाम जो बड़े कैडर के माओवादी हैं और भी कैडर के जो माओवादी हैं वो यहाँ पर सरेंडर करेंगे। और जो सरेंडर करने वाले माओवादी हैं उनके पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं उनको भी अभी डिस्प्ले किया गया है, लेकिन अभी ढककर रखा गया है। और जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया था कि मार्च 2026 तक माओवाद छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, उस कड़ी में देखें तो आज का दिन एक काफ़ी अहम दिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि माओवाद के शीर्ष नेता सीसी मेंबर रूपेश अपने हार्डकोर नक्सली साथियों के साथ सरेंडर कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं वो भी उनके साथ पुलिस को जमा करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब माओवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, आप मौके पर मौजूद हैं, अब वहां पर क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? लौटते कदमों ने उन शेष साथियों के लिए भी एक रोशनी की। जुल्फिकार, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वो भी घर वापसी का हम आप रास्ता चुन सके। जी, हम सीधे ताज़ा तस्वीरें दिखा देते हैं कि मंच में किस तरीके की हलचल तेज हुई है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव
साय यहाँ पर पहुँचेंगे और आप देखें कि मंच में जो सुरक्षा बल के आला अधिकारी हैं और प्रशासनिक अमले के आला अधिकारी हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। सबसे सेंटर में आपको तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम वो पहुंच चुके हैं। उनके राइट साइड में देखिए एडीजी हैं विवेकानंद सिन्हा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के एडीजी हैं। इसी तरीके से बस्तर रीजन के जो एसपी हैं वो हैं। तो पूरे आप लाइन से देखें कि सभी सुरक्षा बल के आला अधिकारी मंच पर बैठे हैं और लेफ्ट साइड से जिनके ऊपर कमान है पी सुंदर राज वो मंच पर आते हुए आपको नजर आ रहे हों। अब हालांकि एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा और उनके साथ पी सुंदर राज आईजी बस्तर जिनकी नेतृत्व में ये लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर में खासकर एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार बीते समय चल रहा है और बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं बस्तर में। तो आज का दिन काफ़ी प्रमुख है और मंच की तस्वीरें आप देखिए कि सुरक्षा में लगे जवान उनमें कितना उत्साह नज़र आ रहा है और जो आला अधिकारी हैं क्योंकि इनके नेतृत्व में अब वो समय आने वाला है कि बस्तर से माओवाद खत्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है। क्योंकि अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचेंगे तो उस वक्त यहाँ बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर करेंगे। जो संख्या निकल कर आई है वो संख्या है कि 208 माओवादी यहाँ पर सरेंडर करेंगे और तस्वीरें हम फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर माओवादी जो सरेंडर करने वाले हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ शुरू होने वाला है। इस तरीके की हलचल हो रही है। तो ये आप जो गेट देख रहे हैं जहाँ पे रेड कारपेट बिछाई गई है तो इस रेड कारपेट वे ही आएंगे जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा था कि उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा जो भी सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ से ही उनको अंदर आना है। हलचल जरूर है लेकिन अभी थोड़ा सा रोक दिया गया है उनको अंदर यहाँ पर भेजने के लिए। हम बाहर से जाके हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मंच में जो पहली तस्वीर मंच के सामने यहाँ से पहुँचनी है तो पहले तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब मंच पे यहाँ पे पहुँचे थे तो बाहर चलते हैं। प्रवीण आइए बाहर से चल के हम जो माओवादी हैं उनको जो है दिखाने की कोशिश तो बाहर से जाके हम फिर से ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि लाइन से जितने जो कैडर के लोग हैं वो अब खड़े हो चुके हैं और एक एक कर क्योंकि अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो उसके बाद मंच की तस्वीरें बिल्कुल अलग होंगी। तो यहाँ आप देखें जो एक कॉरिडोर जैसा बनाया गया है और लाइन से सभी जो माओइस्ट हैं जो सरेंडर करने वाले हैं वो मंच पर चढ़ेंगे। मंच के जो गेट से हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर रोका गया है और फिर यहाँ से एक एक करके जो है सब चढ़ेंगे। तो ये सब देखिए जो उनकी वर्दी है उसी वर्दी में हैं। महिला नक्सली भी हैं, पुरुष नक्सली हैं। अब वो नक्सली नहीं रहेंगे क्योंकि वो अब मुख्य धारा से जुड़ने वाले हैं और संविधान की शपथ लेने वाले हैं। एक तस्वीर पीछे की दिखाते हैं। महिला माओवादियों के हाथ में अभी से जो है संविधान की किताब दे दी गई है और ये संविधान की उनको किताब दी जा रही है और अब इस संविधान के विश्वास जताते हुए और विकास की मुख्य धारा से सभी जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। तो ये देखिए खूबसूरत तस्वीर अब देखने को मिल रही है। जो संविधान पर कभी भरोसा नहीं करते थे अब उनको संविधान पर भरोसा हो रहा है और इस किताब में जो संविधान में नियम कानून राइट्स दिए गए हैं, ऑब्लिगेशन दी गई हैं, ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य उनका वो ये सभी लोग पालन करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीर आपको यहाँ से दिख रही है कि बेहद खूबसूरत तस्वीर क्योंकि बदलता हुआ बस्तर है और बस्तर से खत्म होता माओवाद है और जो हथियार एक समय पर जब इनके हाथ में होते थे अब उनके हाथ में देखिए कि भारत का संविधान है। तो ये भारत का संविधान एक किताब ही नहीं पूरा एक कहें कि ग्रंथ है हमारे लिए। किस तरीके से लोगों के अधिकार होंगे, राइट्स होंगे, किस तरीके से उनको कर्तव्य करना है, कैसे उनको पालन करना है। अब जो भी इनकी एक्टिविटीज़ होंगी वो संविधान के दायरे में होंगी क्योंकि अभी तक ये संविधान को मान नहीं रहे थे और संविधान के अगेंस्ट तमाम जो काम थे वो माने जाते थे, गैर कानूनी इनके काम थे। अब ये संविधान के तहत होंगे। प्रवीण से कहेंगे तस्वीरें और आगे की दिखाते हैं क्योंकि अब मंच में कुछ देर बाद मुख्यमंत्री
खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाई कि ये देखिए बड़ी संख्या में एक लाइन से जो है पूरा करीब करीब मैं ये कह सकता हूँ कि 150 मीटर का जो है ये लाइन लगाई गई है, जिसमें सभी माओवादी एक लाइन से खड़े हुए हैं और अब मंच में चढ़ेंगे। अब मंच की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब मंच में कुछ उनको बैठाया जाएगा और वो मंच में वो पहुँच रहे हैं। तो प्रवीण से मैं कहूँगा कि अब जो है ना मंच में दिखाइए तस्वीरें। डीजीपी अरुण देव गौतम जो पहला माओवादी आगे हैं, उनको उन्होंने संविधान की किताब दी और एक एक करके जो है संविधान की मंच पे किताब लाकर देकर उनको खड़ा किया जा रहा है और एक एक लाइन से अब ये तस्वीरें आप मंच की देखिए, उन सभी को उनके हाथ पे पर एक एक किताब जो है संविधान की दी जा रही है। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम स्वरूप दंडकांड क्षेत्र के बहुत अधिक संख्या में जो है आप सामने देख पा रहे हैं। सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, DKSZC के सदस्य हैं, डिविजनल कमेटी के सदस्य हैं और अन्य माओवादी नेता इसमें शामिल हैं जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्य धारा में तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर हम कह सकते हैं। आज यानी कि बड़ी संख्या में माओवादी ने सरेंडर किया और मंच की तस्वीरें देखी, बड़ी संख्या में माओवादी भरोसा कैडरों करेंगे का तमाम जो लोग हैं पुनर्समावेशन और वो सामने किताब को दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिनको ये किताब संविधान की मिल गई है तो वो उसको सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अब वो धारा से जुड़ गए हैं और अब उनका जीवन जो होगा वो संविधान के रूप ये में मंच की दर्ज होने तस्वीरें जा रहा है। ये देखिए वामपंथी सबके हाथ उग्रवाद में प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और संविधान विश्वास नजर आ परिवर्तन रहा है। की अब कुछ देर नींव बाद इन बनेगी। लोगों का परिचय भी ये होगा कि कौन ऐतिहासिक किसके कैडर के हैं। सामने पुनर्वास पीछे हर देखिए वापसी सीनियर कैडर के। केंद्र और राज्य ये आप सरकार देख रहे के हैं, मार्गदर्शन रुपेश के में जो पुलिस, कैप लगाए हुए सुरक्षा बलों, कार्यक्रम स्थानीय प्रशासन, सजग और जागरूक समाज के में समन्वित नजर आ रहे हैं और सबसे अलग सतत और उनके प्रयासों साथ जो का है बड़े कैडर के परिणाम है। आ, इनके हाथों में हथियारों की माओवादिस्ट जगह हैं वो हैं, भारत का आगे जो है ना संविधान निचले देख कैडर रहे के हैं, हैं और ऊपर जो हिंदुस्तान सीनियर का कैडर के। संविधान तो ये देखिए देख रहे हैं। इन्हें आपको इसकी टीवी प्रति स्क्रीन पर जो सौंपी तस्वीर जा दिख रही रही है है और ये ये बड़े कैडर के जो हथियार माओवादी सौंप हैं वो हैं। पुलिस शांति, संवाद और के विकास जो पर जवान हैं वो केंद्रित उनको कुछ समझाते निरंतर हुए प्रयासों बताते में हुए अनेक और कैडरों को ये हिंसा तस्वीर त्याग कर कानून और समाज की ये मर्यादा आज में की सम्मानजनक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण खूबसूरत जीवन तस्वीर देखें कि अपनाने बड़े के लिए कैडर के प्रेरित किया है। माओवादियों अभूतपूर्व सरेंडर घरवापसी, किया है हथियार और एक बंद संदेश संघर्ष यहाँ से का गया है कि अब बस अंत दर्ज होने जा बचेगा रहा है। और जल्द माओवादी कैडरों ने छत्तीसगढ़ से बड़ी नहीं पूरे संख्या देश से में माओवाद आज हथियारों खत्म को होगा समर्पित किया और है इन सभी और जो लोग हैं उन्होंने अपने भारत हथियार जो का है संविधान समर्पित कर स्वीकार दिए कर थे। भारत उनके के एक वेपन संविधान है पर वो सामने, अपनी हालांकि आस्था उनके जताई नीचे है। ही है हिंसा डिस्प्ले किया और गया हुआ हथियार बंद जो संघर्ष हथियार से हैं वो डिस्प्ले अपने किए जा रहे चुनाव हैं, का लेकिन अभी आज उस पर ये पर्दा अंत लगा करने हुआ जा है। रहे कुछ देर हैं। बाद उसको भी यह हटाया जाएगा, शांति कुछ देर बाद की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर उनके मंच पर नए पहुँचने सफर वाले की हैं। तो ये आप देखिए तस्वीर शुरुआत है। जो दिख रही है कि लगातार जो है माओवादी आते जा रहे हैं और उनको संविधान की किताब दी जा रही है। जी तो बिल्कुल ये सुखद तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नक्सलवाद का दंश जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग नक्सल प्रभावित जिले देख रहे थे वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि इतिहास का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ये नक्सल सरेंडर है जिसमें 200 से ज्यादा, जी हाँ 208 का ये आंकड़ा है, 208 नक्सली हैं जिनके हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, आज उनके हाथ में संविधान की किताब आप देख रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है और ये नक्सली आप देखिए यहाँ पर सभी के हाथ में संविधान की किताबें हैं। तो अब धीरे धीरे जो है नक्सल का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से चलाए जा रहे थे उसमें सफलता मिली, माओवाद संगठन बिखरता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही थी उससे प्रेरित होकर भी नक्सली जो है आगे आए और आत्मसमर्पण यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हथियार वो आज यहाँ पर छोड़ रहे 153 हथियार है जो कि वो आज छोड़ेंगे और इसी के साथ मुख्य धारा में यहाँ पर लौटते हुए ये नक्सली दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए 208 ये नक्सली हैं और इसमें सबसे ज्यादा महिला नक्सली 110 महिला नक्सली हैं, तो वही 98 पुरुष
नक्सली हैं जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो पहली तस्वीर आप जरा देखिए, बड़े करीब से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब संविधान की किताबें इन सभी नक्सलियों के हाथ में नजर आ रही हैं जो कि मुख्य धारा में अब लौटे हैं। और वही दूसरी तस्वीर भी देखिए, मंच की ये है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि थोड़ी ही देर के बाद यहां पर पहुंचेंगे। रायपुर से वो रवाना हो चुके हैं, इंतजार उनका किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, प्रेस वार्ता उनकी तरफ से की जाएगी। और जब रायपुर से वो जगदलपुर के लिए रवाना हुए तो उसके पहले भी देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो तमाम नक्सली हैं उनको पुनर्वास से जोड़ा जाएगा। और जैसा कि आप ठीक पीछे देख भी रहे होंगे, जहां पर ये जो तमाम नक्सली जिनके हाथ में संविधान की किताबें, ठीक पीछे लिखा हुआ भी आपको दिखाई दिया होगा पुनर्वास से पुनर्जीवन। तो यहाँ पर देखिए मुख्य धारा में ये लौट रहे हैं और जो सरकार की तरफ से पुनर्वास नीति चलाई जा रही है उसका भी लाभ यहाँ पर इन्हें जरूर मिलेगा। हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जगदलपुर से। तो वही देखिए बस्तर से सरेंडर से पहली तस्वीर सामने आई है। इंद्रावती नदी पार करते नक्सली दिखाई दिया। नदी पार कर सरेंडर करने के लिए नक्सली जा रहे और 200 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे तो सीएम विष्णुदेव साय के सामने ये हथियार डालेंगे। तो देखिए सरेंडर से पहले की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। ये माओवादियों की बंदूक जो किसी समय जवानों की थी और अब ये माओवादियों ने इसे लूटी थी, लेकिन माओवादियों के एक धड़े ने, मतलब एक टीम ने माओवादियों के ये फैसला किया कि इस हथियार को अब वापस सरकार को सौंपना है। ये अबूझमाड़ का इलाका, इस अबूझमाड़ में ये सारे माओवादी आप देख सकते हैं जो इंतजार में हैं इस मोटर बोट के कि जब ये मोटर बोट आएगी तो इसमें बैठकर वापस मुख्य धारा में लौट जाएंगे। देखिए ये सरकार ने मोटर बोट की व्यवस्था की कि इंद्रावती नदी से पार करके सारे माओवादी लौट कर आए। कब से थी संगठन में, कब चली गई थी सुमित्रा? 2013 में। 2013 काय के लिए गई थी? क्या हो गया था ऐसा? मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानती? बंदूक दिखाओ, कौन सा बंदूक है? ये बंदूक सब, हालांकि मैंने ये जो बंदूक थाम रखा है ये मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ इसको प्रतीकात्मक तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये बंदूक दरअसल वो बंदूक है जिसके दम पे माओवादी लगातार बस्तर के कई इलाकों में संघर्ष कर रहे थे और उनका मानना था कि वो एक आंदोलन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मोटर बोट की सहायता से सारे माओवादी इस तरफ आएंगे और फिर उनके हथियारों को सरकार को सौंप देंगे। इधर के अबूझमाड़ के माओवादी तो इंद्रावती को पार करके इधर आ गए हैं। इंद्रावती के दूसरी तरफ जो माओवादी हैं वो किधर जाएंगे, जो कर्रे गुट्टा की तरफ बैठे, ये सरकार के लिए अभी भी चुनौती है। इंतजार करना पड़ेगा उनके लिए, उनके फैसले का। और सहयोगी जुल्फिकार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर करेंगे। जुल्फिकार, वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, एनडीटीवी माओवादियों के बीच पहुंचा जब इंद्रावती नदी को वो पार कर रहे थे, जहां पर हमारे सहयोगी ने एक माओवादी से जब ये सवाल पूछा कि कब गए तो 2013 बताया कि 2013 में नक्सल संगठन में वो शामिल हुई। क्यों गई इसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हमने ये देखा है कि कई बार जो है जो युवा थे, जो रोजगार जिन्हें नहीं मिल रहा था, वो लोग भी धीरे धीरे नक्सल संगठन में शामिल हो गए थे। जुल्फिकार, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आप सवाल दोहरा सकते हैं। पहले मैं प्रवीण से कहूंगा कि तस्वीरें जो है मंच की दिखाते रहे। प्रवीण, मंच की तस्वीरें दिखाएं क्योंकि मंच की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि बस्तर के इतिहास की सबसे खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि वो माओवादी जो हथियार
की भाषा बोलते थे, संविधान पर भरोसा नहीं करते थे, वो सभी उनकी एक बड़ी कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। और जो सुरक्षा बल हैं वो आप देखिए कि पीछे खड़े हुए हैं, डीजीपी अरुण गौतम हैं, बस्तर आईजी हैं, पी सुंदरराज हैं, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, और आप देखें बीच में जो विवेकानंद सिन्हा के सामने जो कैप में हैं वो रूपेश हैं, जो सीसीएम मेंबर हैं वो रूपेश हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी विकास तिवारी से, क्योंकि पूरा घटनाक्रम जो है बीते जहाँ तक मेरी जानकारी है 72 घंटे से तो फॉलो कर ही रहे हो आप, तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन आती है और फिर आपकी जो बात होती है अंदर जाते हैं, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, बातचीत को लेकर अगर बताएं तो जो रुपेश हैं इनका मैंने पहले इंटरव्यू किया था शांति वार्ता को लेकर, और रुपेश लगातार संपर्क में तो थे ही मेरे अन्य माओवादी नेताओं की तरह, तो इन्होंने मुझे कॉल भी किया था कि हम मिलना चाहते हैं, बात भी रखना चाहते हैं हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो समर्पण के पहले रखना चाहते हैं कि क्यों समर्पण कर रहे हैं, समर्पण के बाद क्या नीति है। तो इसको लेकर इन्होंने कॉल किया था, और कॉल किया था तो ये शर्त भी रखा था कि विकास तिवारी को बुलाया जाए, तो इसी वजह से मुझे भी कल भेजा गया था अंदर, और मैं सरकार की तरफ से आपको भेजा गया? सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया, नहीं, सुरक्षा मतलब ये था कि किसी पत्रकार को जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन मुझे रोका नहीं गया, मुझे कहा गया कि आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार ने भेजा, ये इनकी मांग थी कि मैं जाऊं। दर्शकों को पता हो पूरी चीजें। हाँ, मतलब ये वही बता रहा हूँ कि सरकार की तरफ से मैं तो प्रतिनिधित्व करने नहीं गया था, लेकिन ये है कि इनकी मांग थी कि मैं इनकी बात को सुनूं, उसे रिकॉर्ड करूं और उसे मीडिया के माध्यम से दिखाऊं। ये माओवादियों में रुपेश की भी मांग थी, इसलिए मैं कल गया हुआ। अच्छा, जब रुपेश का आपने इंटरव्यू किया और लंबा इंटरव्यू हुआ, तो उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें रही जो देश के लोगों को जानना चाहिए, उनकी क्या उन्होंने बातें रखी? क्योंकि ये बातें, जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी पहले कि सरेंडर नहीं, वो मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। देखिए, इन्होंने इस बात पे बहुत जोर देकर इस बात को कहा कि ये समर्पण नहीं है, हम अपना हथियार सरकार के पास सौंप रहे हैं, और अब हथियार बंद आंदोलन का समय नहीं है, परिस्थितियां भी वैसी नहीं है, हम अभी भी जनता के लिए लड़ेंगे, लेकिन संविधान और कानून के सहयोग से लड़ेंगे। मतलब अभी भी इनका ये, और एक शर्त है कि ये डीआरजी में नहीं जाएंगे, और दूसरा ये है कि ये जनता के लिए अभी भी काम करना चाहते हैं। इस तरह की साथ ही मैंने एक बात इनसे पूछी थी कि आप लोगों ने कहा कि सशस्त्र संघर्ष का विराम है, तो ये विराम अल्प विराम है या पूर्ण विराम है? तो उस पर रुपेश ने कहा कि ये तो वक्त बताएगा। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आगे चल के ये माओवाद से पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं या हथियार बंद आंदोलन से या इस तरह से, उसको लेकर एक संशय पैदा कर दिया इन्होंने। मतलब ये बात संशय पैदा करती है कि अल्पविराम और पूर्ण विराम, हाँ, तो वक्त बताएगा। हाँ, ये वक्त बताएगा, इंतजार करना होगा, इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा भी लगा कि ये वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें देख रहे हैं कि उनको गुलाब का फूल दिया गया, हाँ, मतलब उन्हें मुख्य धारा से जुड़ा, संविधान की किताब दी गई, तो अब तो इन लोगों से तो मान ही सकते हैं कि मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, सरकार ने जो वादा किया वो भी पूरा करेगी। देखिए, सरकार के वादे को ये पहले से ही खारिज कर रहे हैं कि हमको आपकी समर्पण नीति का बहुत, जैसे आप नौकरी देंगे तो डीआरजी में नौकरी नहीं चाहिए, अगर आप प्रेशराइज करके कोई काम करवाएंगे तो हम नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कारण भी बताया कि यही वजह भी है कि लोग छत्तीसगढ़ में कम सरेंडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नीति है कि अगर आप समर्पण कर रहे हैं और आपके ऊपर जितनी भी धाराएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो अपराध खत्म कर दिए जाएं, तो आपको नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सहयोग करना पड़ेगा, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना में नहीं है। ये बड़ी वजह है कि बड़े नेता तेलंगाना और महाराष्ट्र जाते हैं, जो बड़ा सवाल रहा है हमेशा कि छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आते। तो ये वजह इन्होंने कल बताई, इस वजह से। तो इनका सीधा सा कहना है कि हम सरकार के साथ डीआरजी और इस तरह के काम में नई भूमिका निभाएंगे, हम अभी भी जनता के साथ रह के उसी तरह से आंदोलन चलाएंगे, लेकिन उसमें हथियार की भूमिका नहीं। अच्छा, अभी इतनी बड़ी संख्या में जो सरेंडर हुआ, अब क्या लगता है रानू कि कितना अभी इनका कैडर बचा, कितना क्षेत्र भी है? और जैसे हिड़मा भी है, हिड़मा की बटालियन नंबर 1 है, तो अभी वो कितना चैलेंजिंग है? देखिए, बटालियन ही सबसे बड़ी चैलेंज है अभी भी। हालांकि ये बात सही है कि अब फोर्स की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऑपरेशन करने के तरीके बढ़ गए हैं, जवानों के नफरी में संख्या बढ़ गई है, तो बटालियन के लिए लड़ना अब संभव तो नहीं है, लेकिन चुनौती अभी भी है, क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन है और माओवादियों के लड़ाके ही वही हैं बटालियन, बाकी तो सब आइडियोलॉजी वाले थे। और हिड़मा बिल्कुल अड़ा हुआ है कि वो समर्पण नहीं करेगा, सरकार से बातचीत नहीं करेगा। ये बात भी सच है कि तेलंगाना के जो बड़े माओवादी नेता हैं, जैसे देवजी हो गए और अन्य, गणपति या उस तरफ में दामोदर हो गए या
जगन जिसने प्रेस नोट जारी किया था, तो उन्होंने बटालियन तो अपने साथ रखा हुआ है। मिसिर बेसरा का क्या इस पे रुख है, इस पर कोई सामने बात नहीं आई। कल भी झारखंड से भी एक प्रेस नोट आया है जिसमें आगे लड़ने की बात कही गई है। तेलुगु माओवादी नेताओं ने भी आगे लड़ाई जारी रखने की बात कही गई है। जगह बहुत कम हो गई है माओवादियों के पास। दंडकारण्य में अबुझमाड़ जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था, उनका जो हेडक्वार्टर था, खाली हो गया, वो पूरा खाली हो गया। एक तो वहाँ तक सड़क भी बन गई है, कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं, चारों तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ बचने के लिए जगह नहीं है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा हिल्स और वो जो इलाके हैं, उस इलाके में पामेड़ इलाके में कुछ जगह है, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर का इलाका है। तेलंगाना से क्या उतना सपोर्ट मिल पाता है माओवादी ऑपरेशन में, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कर्रेगुट्टा हिल्स का जो ऑपरेशन था, उसे भी कई जो लोग जो विशेषज्ञ मानते हैं कि तेलंगाना ने सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए वो ऑपरेशन भी फेल हो गया था। वरना उस समय भी माना जाता रहा कि हिड़मा, दामोदर और चंद्रनाथ जैसे बड़े माओवादी नेता वहाँ पे हैं, लेकिन वो बच निकले थे। तो वो कुछ इलाके हैं, और दक्षिण बस्तर का इलाका अभी थोड़ा सा चुनौती भरा है। लेकिन जिस तरह से डोमिनेशन चल रहा है, मुझे लगता है कि फोर्स का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, तो बहुत जल्द उस इलाके को अपने कब्जे में लेंगे। अच्छा, इसके पहले जो 2-3 महीने पहले चर्चा चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और बड़े बड़े माओवादी मारे जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में सरेंडर की संभावना कम है, क्योंकि उनको डर था कि अगर वाले आते हैं, निकल के आते हैं, तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये कैसे संभव हो पाया, कुछ आपको समझ में आया? देखिए, हालांकि इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत गोपनीय तरीके से पूरा काम हुआ है, और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इसमें किसी की भूमिका नहीं है इनके समर्पण में, क्योंकि ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के टच में रहकर उनसे ही डील होकर सारा समर्पण हुआ है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये सारी बातें पहले से तय थी कि वेणुगोपाल गढ़चिरौली जाएंगे और रुपेश छत्तीसगढ़ आएंगे। हालांकि रुपेश ने भी कहा कि वो अपने तेलंगाना चले जाएंगे यहाँ से, उनकी पत्नी भी वहीं है, हालांकि जेल में, और उनका गृह निवास भी तेलंगाना में है। लेकिन चूंकि उनके बाहर निकलने का जो रास्ता है वो तय किया गया था बीजापुर का भैरमगढ़, तो वहाँ से उन्हें जगदलपुर लाया गया। और छत्तीसगढ़ में समर्पण ना करने के पीछे की वजह ये भी है कि छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हुए 2024 और 25 में, और यहीं से माओवादियों का टर्निंग पॉइंट भी दिखा है। सारे सीसी यहीं मारे गए, उनके बसोराज जो महासचिव थे वो यहीं मारे गए। जितना नुकसान हुआ है सब छत्तीसगढ़ में हुआ है।